अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हामिद रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नूर हिदायत। नाज़रीन, आप जानते हैं नूर हिदायत में हम आपकी मुलाकात मुख्तलिफ़ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात से करवाते हैं और उनसे हम सवालात करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम उनसे जान सकें कि दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है और होना क्या चाहिए, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन वो हमें क्या दर्ज देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अथर पर नाजिल की गई, वो हमें क्या पैगाम देती है। अल्लाह का पैगाम क्या है हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, और मुसलमान किस राह पर गामजन है, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। आज की हमारी दो शख्सियात जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जिन्हें इन दोनों शख्सियात को अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनली मैं खुद बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि अंदाज़ गुफ्तगू बड़ा प्यारा है, पढ़ने का अंदाज़ बड़ा प्यारा है। और हमारे जो पहले मेहमान हैं जो लास्ट टाइम भी तशरीफ़ लाए थे, उनके हवाले से तो आप भी जानते हैं नाज़रीन कि वो गुफ्तगू भी करते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट भी रखते हैं और बहुत सी बातें हमें सिखा कर चले जाते हैं अपने खूबसूरत अंदाज में। मेरी मुराद मोहतरमुल मकाम जनाब मुराद अली साहब, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं, फिर अपने दूसरे मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह का सर यकीन मानिए आपके साथ प्रोग्राम करके बड़ा अच्छा लगता है, आपकी शख्सियत बहुत प्यारी है सर। और कैसे दिन गुजर रहे हैं सर माशाल्लाह से? बस सुबह से मैं निकला हुआ था और बहुत थका हुआ भी हूँ, मगर ट्रैफिक में तो नहीं फंसे सर? नहीं, दफ्तर में फंसे हुए थे। दफ्तर में वो भी एक ट्रैफिक है सर माशाल्लाह। एक दफ़ा आपके यहाँ आना हुआ था इत्तेफाक के साथ, बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह से। इंशाल्लाह आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने लगे नाज़रीन, वो आपकी दिल की आवाज़ होगी और आप भी चाहते होंगे काश कोई इस पर भी बोल ले। आज हम बोलने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे भी मुराद अली साहब अपने अंदाज में, और उनके साथ साथ बहुत ही सीनियर, बहुत खूबसूरत अंदाज में सना करने वाले, हुजूर की सना करने वाले, और नात के हवाले से बहुत खिदमात हैं। नात न्यूज़ के माशाल्लाह से एडिटर भी हैं, चीफ एडिटर है अल्लाह के फजल करम से। मेरी मुराद मोहतरमुल मकाम जनाब ज़करिया शेख अशरफी साहब, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़करिया भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। ज़करिया भाई कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। ज़करिया भाई बचपन से आपको देख रहा हूँ ऐसा ही पाया है माशाल्लाह से, ये सब नात का कमाल है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहूँगा आपकी आवाज़ हो, प्रोग्राम का आगाज हो जाए तो कमाल ना हो जाए जी। मैं अपने उस्ताद गिरामी रशीद वारसी रहमतुल्लाह पेश करता हूँ जी कि यूं रूज पे हो या रब, यूं रूज पे हो या रब, मेरे वक्त का सितारा, सुभान अल्लाह। कभी ख्वाब में वो कह दे, कभी ख्वाब में वो कह दे, तू गुलाम है हमारा, क्या एजाज हो। कभी ख्वाब में वो कह दे, तू गुलाम है हमारा, और दिलो जान भी मैं लुटा दूं तो गुमान हो रिया का, दिलो जान भी मैं लुटा दूं तो गुमान हो रिया का, मेरा इश्क मोतबर हो, मेरा इश्क मोतबर हो, वो अगर करे इशारा, मेरा इश्क मोतबर हो, वो अगर करे इशारा, और मेरा सर जमीन पर हो तो नसीब
नसीब आसमां पर, नसीब आसमां पर जी, मेरा सर जमीन पर हो तो नसीब आसमां पर, कभी उनके नक्शे पाका, कभी उनके नक्शे पाका, मैं अगर करूं नज़ारा, सुभान अल्लाह, कभी उनके नक्शे पाका, मैं अगर करूं इशारा, नज़ारा, बाजी वाह, नज़ारा और वक्ता जी, कि क्या फिदा करूं मैं उन पे, ये रशीद सोचता हूँ, क्या फिदा करूं मैं उन पे, ये रशीद सोचता हूँ कि हबीबे किबरिया का, के हबीबे किबरिया का दो जहान है उतारा, के हबीबे किबरिया का दो जहान है उतारा, कभी ख्वाब में वो कह दें तो गुलाम है हमारा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत लिखा है जी लिखने वाले ने, और क्या खूबसूरत आपने अदा किया है, पढ़ा है। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में बेपनाह बरकत अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, हमेशा हम मौजू लेकर आते हैं। आज का हमारा मौजू जो है, आजकल के बढ़ते हुए माशी मसाइल, इन मसाइल के अंदर हमें ये देखना है कि स्टूडेंट कहाँ खड़े हैं, क्या स्टूडेंट भी इसका शिकार हैं या नहीं है, अगर हैं तो किस हद तक, वो हमें मुराद अली साहब बताएंगे और इसका हल भी हमें बताएंगे। मुराद अली साहब, पहला सवाल तो मैं आपकी खिदमत में ये रखना चाहूँगा कि वाकई में हमारे इस मुआशरे के अंदर मसाइल हैं भी या सिर्फ बातें की जा रही हैं? हाँ, देखिए, मुआशी मसाइल तो इस वक्त सिर्फ हमारे मुआशरे में नहीं, पूरी दुनिया में है। इस वक्त आज से अगर 20 साल से पिछले कंपेयर कर लें तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, इवन लाइक अमेरिका है, यूरोप है और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो वो भी अब उस हाल में नहीं है जिस हाल में आज से 15-20 साल पहले थे। जिस तरह से टैक्सेशन वहाँ इम्पोज हुआ है वो तो यहाँ भी नहीं हुआ। इसी तरीके से जो सेविंग्स आज से 20 साल पहले जो लोग गए थे अमेरिका और जो जॉब कर रहे थे वहाँ पे उस ज़माने से, उनकी जो सेविंग्स थी आज वो भी सेविंग्स नहीं कर पा रहे, या आज जो लड़के जा रहे हैं तो वो सेविंग्स इन मुल्कों में नहीं कर पा रहे। तो मुआशी एतबार से तो जो एक इकोनॉमिकल क्राइसिस जिसको आप कह सकते हैं आसान अल्फाज में, वो तो पूरी दुनिया में है। बिल्कुल है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से बचपन से सुनते आ रहे हैं, अपनी चादर देख के पाँव फैलाना चाहिए, तो एक तो बहुत मोटी सी बात तो यही है कि ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे दिख रहा है मुझे मिल जाए, जो दूसरे के पास है मुझे मिल जाए, अपने आप को इत्मीनान दिलाने के एतबार से आधी बात तो ये ठीक है जी। मगर दूसरी आधी बात ये भी ठीक है कि आगे भी बढ़ना है, आगे भी बढ़ना है, बिल्कुल ना, प्रोग्रेस तो करना है, आगे बढ़ना है, तो कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। ये तो कोई बात नहीं है कि मतलब ठीक है जी, यानी कि एक एतदाल वाली बात होनी चाहिए ना, कि आगे भी बढ़ना है मगर उसके लिए कोई एंजाइटी भी नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स का शिकार भी, एहसासी कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। तो उस एतदाल के दरमियान में अगर आप बात करें कि अब हम कहाँ खड़े हैं, या हमारे आज की नौजवान नस्ल कहाँ खड़ी है, या वो क्या बड़े ब्लंडर्स मार रही है, क्या बड़ी गलतियाँ कर रही है, या क्या वो चीदा चंद बड़े अहम तरीन फ़ैसले हैं या फ़ैसला करने की का तरीक़ेकार है, वो क्या मिसिंग है, और बच्चों से ज़्यादा उनके वालिदैन।
ऐसा ही है, क्योंकि बच्चे बाज़ों का उनको नहीं पता होता, इतना एक्सपोजर नहीं होता चीज़ों का, तो वालिदैन हैं, टीचर्स हैं, वो कितनी उसमें उनको ऐसी गाइडलाइन दे रहे हैं कि वो सही रुख पे जा सके। ये ज़्यादा मेरे ख्याल से बड़ा सेगमेंट है। बिल्कुल। अच्छा, माशरी सूरत हाल तो नज़र आ रही है, जैसे आप भी फरमा रहे बेहतर नहीं है, तो बेहतर की भी जा सकती है, तो क्या बेहतर करना बुरी बात है क्या? नहीं, मैंने यही अर्ज़ किया आखिर में कि बिल्कुल ये एतदाल वाली बात है कि अगर माशी हालात अच्छे नहीं हैं तो उसको बेहतर करने की कोशिश की बिल्कुल करनी चाहिए, मगर उसके लिए उसको मकसद नहीं बना लेना चाहिए। मकसद नहीं बनाना चाहिए। हाँ, जी, मतलब बात यह है कि मैं इसी को मकसद बना लूँ कि आज मैं जिस हाल में हूँ, मैं उस हाल को बेहतर करने में अपनी सलाहियतें इतनी लगा दूँ कि मैं जिस मकसद के लिए दुनिया में हूँ वही भूल जाऊँ। ये थोड़ा सा नुकसान वाली बात हो जाएगी। मगर ये ज़रूर है कि जो जिस हाल में है, अब मिसाल के तौर पर एक बंदा है आज की तारीख में, वो अगर महीने के लाख रुपए कमा रहा है, अगर वही 2 लाख रुपए कमाना शुरू कर दे उसी मेहनत के साथ, उतनी वक्त के साथ, तो हो सकता है किसी रफ़ाई काम में वो हिस्सा डालना शुरू कर देगा, अपनी लाइफ को बेहतर कर लेगा, हो सकता है किसी के काम आ जाएगा। तो ये तो पॉजिटिव थिंकिंग है, तो ये बिल्कुल सही है, सरल होना चाहिए। अच्छा, इसका अगर हम ताल्लुक देखते हैं, इसका कितना गहरा ताल्लुक है तालीम के साथ, तरबियत के साथ, तो मैं चाहूँगा इस पर भी रोशनी इसके लिए मैं आपको एक अजीब बात बताऊँ। मेरा NID यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएशन है, मेरा बैच है 2001-2 का, यानी कि आज से तकरीबन 24 साल पहले। ये मसला मैं जब से देख रहा हूँ, यानी कि मैं भी, अगर मैंने NID में दाखिला लिया NID यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उस वक्त मैं वेटिंग लिस्ट में था और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला मिल रहा था, मगर मैं इंतज़ार करता रहा कि शायद NID में हो जाए, और हो गया NID में। तो मेरी जो फीलिंग्स थी वो बहुत ज़बरदस्त थी कि मैं बहुत प्राउड फील कर रहा था, NID यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया जी मेरा, ठीक है। या उससे पहले मैंने इंटर मेडिकल से किया, तो मुझे था कि बस डॉ में या SMC में, DMC SMC में पढ़ना, उसके अलावा कहीं नहीं पढ़ना, एक बेंच मार्क जहन में। जबकि मैं उससे नीचे की किसी यूनिवर्सिटी से भी पढ़ के डॉक्टर बन सकता था, मैं किसी और यूनिवर्सिटी से भी इंजीनियरिंग कर सकता था, मगर ये जो माइंडसेट था ना कि यूनिवर्सिटी, जब ये गलत था एक्चुअली। वो तो जो भी हुआ अल्लाह ने करम कर दिया कि कंप्यूटर साइंस में चले गए और वो ज़रिया वाज बन गया, जो भी है, पर एक्चुअली ये थॉट प्रोसेस ही गलत है। थॉट प्रोसेस ये नहीं होना चाहिए कि किस यूनिवर्सिटी में जाना है या किस लेवल की यूनिवर्सिटी में जाना है, बल्कि मेरे अंदर की क्या सलाहियतें हैं, जो हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, और वो कैसे बेहतर हो जाए, और वो कैसे, उससे मैं कैसे बेहतर तरीके से और अपनी ज़िंदगी को बना सकूं, माश के एतबार से भी और सोसाइटी के एतबार से भी, किसी भी एतबार से। अब इसके अंदर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, एक छोटी सी एग्जाम्पल, ठीक है, जिससे आप और सुनने वालों को शायद समझ में आ जाए। इसको अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। आज की तारीख में जो सबसे बड़ा सेगमेंट है आई टेक्नोलॉजी के एतबार से अगर आप बात करें, तो वो डाटा से रिलेटेड है। डाटा साइंस कह लें या डाटा से रिलेटेड जो इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा है। तो एक भेड़ चाल मची हुई है, चाहे उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की हुई हो, कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई हो, उसने इवन बायोमेडिकल पढ़ी हुई हो, एक भेड़ चाल मची हुई कि जनाब मुझे डाटा साइंस में जाना है। अच्छा, डाटा साइंस में जाकर करना क्या है, मेन चीज़ है, ये अहम एलिमेंट है। देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी जो इससे कोई 1.5 साल पहले तक मेरी जॉब थी, जो पार्क्स एंड कस्टम्स का जो रिस्क मैनेजमेंट था, उसको अल्लाह ने मौका दिया इम्प्रूव करने का। तो उसके अंदर अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, इससे पूरी बात क्लियर हो जाएगी। एक एग्जाम्पल को लेके प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था कि जितनी एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन कस्टम्स कर रहा था, उसमें से बहुत कम में से गड़बड़ निकलती थी। डिटेक्शन कहते हैं उसको, आसान अल्फाज में गड़बड़ कहते हैं आपके। भाई फिजिकल एग्जामिन किया, कंटेनर को खोल करके उसमें से कितनों में गड़बड़ निकली, कितने में गड़बड़ नहीं निकली। तो दी रेशियो वाज हार्डली 42%, ठीक है। अब 100 आप कंटेनर एग्जामिन करते हैं, 42 में गड़बड़ निकल रही है, बहुत कम है। दुनिया भर में ऐसा नहीं है। दुनिया भर में अगर आप 100 करते हैं तो 100 में से 80-90 में गड़बड़ निकलती है, आम बात है। एग्जामिनेशन होती ही बहुत कम है, हमारी एग्जामिनेशन रेशियो बहुत ज़्यादा था। अब ये एक बिजनेस प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इसी तरह से सेल्स के अंदर, मार्केटिंग के अंदर इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स निकल आएंगे। तो अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो निकलेगा, बिजनेस से ड्राइव होगा ना। तो अब इसका मतलब ये है कि एक डेटा साइंस की टीम होगी, डेटा एनालिटिक्स की टीम होगी, जिसमें से कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, बिजनेस डोमेन के लोग होंगे। वो प्रॉब्लम को अच्छी तरह से इंटरप्रेट करेंगे और उसको बेहतर तरह से समझेंगे और कन्वे करेंगे उसको जिसने काम करना है। इसी तरह से अब दूसरे एंड पे आ जाए तो डाटा तो सिस्टम्स के अंदर है, ERPs है, CRMs हैं उसके अंदर, या पॉइंट ऑफ सेल्स उसके अंदर डाटा भरा हुआ है। उस डाटा को समझना और उसको, अब डाटा इंजीनियरिंग आ जाएगी, उस डाटा को इंजीनियर करना,
उसको डेटा लेक बनाना है, डेटा वेयर हाउस बनाना है, इसकी अलग टीम बनेगी, ये अलग काम है पूरा। इसके लिए अलग किस्म की स्किल सेट चाहिए। इसी तरह से अब जब डाटा बन गया, डाटा लेक बन गया या कोई भी इस तरह की चीज बन गई, अब उसमें से काम का डाटा और जो काम का नहीं उसको अलग करना, ये एक अलग काम है, इसके अलग स्किल सेट चाहिए। फिर अब अगर थोड़ा सा मैं जंप भी कर जाऊँ ना, 2-3 स्टेप छोड़ भी दूं, फिर भी अल्टीमेटली बाद में क्या आएगा, फिर डाटा की प्रेजेंटेशन आ जाएगी। अब उसकी प्रेजेंटेशन देनी है और उस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंटेशन को दिखा करके कन्विंस करना है किसी भी डिसीजन मेकर्स को। जिस तरह से मैं करता था, एक कस्टम्स की एक कमेटी थी, उसमें कोई 5-6 कलेक्टर्स, 2 चीफ कलेक्टर्स, इस तरह के लोग होते थे। मैं उनको प्रेजेंटेशन देता था और डिसीजन मेकिंग करवाता था कि अब ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए, हमें ये चेंज इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये इम्पैक्ट आएगा। तो हार्डली 2-2.5 साल के एफर्ट से हमारा डिटेक्शन रेट जो है 42 से लेकर तकरीबन 85% पे पहुंच गया। ठीक है, अब ये जो अचीवमेंट है, तो इस अचीवमेंट के अंदर बहुत सारे काम हुए हैं। कहने को ये हुआ कि डेटा साइंस, कहने को क्या, पीछे बहुत है, मेहनत बहुत है। मेहनत नहीं, सिर्फ वैरायटी, जो मैं अहम बात कर रहा हूँ, वैरायटी बहुत है कि कई तरह के लोगों ने इस पे काम किया। तो फौरन जो है ना भाग करके या जम करके डाटा साइंस और पाइथन पढ़ के और फौरन बस वही वाला काम कर लेना जिससे इसको डाटा साइंस कहते हैं, वो जरूरी नहीं है। मैं ये देख सकता हूं कि मेरी जो स्किल सेट है वो इसके अंदर किस सेगमेंट के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है, मैं किस में ज्यादा कंफर्टेबल हूं, मैं किस में ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। बिल्कुल। अच्छा, ज़करिया भाई भी हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगा ज़करिया भाई आपके भी मैं कमेंट्स ले लूँ इस हवाले से कि मुआशी सूरत हाल और उसके जो मसाइल हैं, इसका इम्पैक्ट जो है हमारे स्टूडेंट्स पर आ रहा है। आप भी यकीनन टीचर हैं, अपने एक आप माशाल्लाह नात न्यूज़ के एडिटर भी हैं, तो मैं चाहूँगा आप बताएं इसका हल क्या है, स्टूडेंट्स के जो मसाइल हैं इसका हल क्या है? देखिए, सबसे पहले जैसे अभी बात कर रहे थे कि हमारा ट्रेन चलता है, ट्रेन के पीछे सब लोग भागना शुरू कर देते हैं। असल चीज़ है स्किल्स डेवलपमेंट की। बीच में इसकी कोशिश भी की गई। बात यह है कि हमारे माशरे में सबसे बड़ा जो एक मसला है वो ये है कि तलब और रसद का तयन ही नहीं हो पाता। लोग पहले ये समझें कि किस चीज़ की ज़रूरत है, उस तरफ जाएं। कोई एक चीज़ चल पड़ती है, सारी दुनिया उसी के पीछे चल पड़ती है। जब हम पढ़ रहे थे, जैसे इन्होंने बताया, तो कंप्यूटर साइंसेस नया आया, सारी दुनिया कंप्यूटर साइंसेस पढ़ना शुरू हो गई, जावा स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू हो गई, ऑरेकल पढ़ना शुरू हो गई। लेकिन बात यह है कि उसके बाद आगे जाके उसकी कंजम्पशन कितनी है, मार्केट में उसकी ज़रूरत कितनी है, ये देखने की ज़रूरत है। बहुत ज़िंदगी के बहुत सारे शोबे हैं, उन शोबों में बहुत सारे काम हैं। एक कारपेंटर से लेके, एक दर्जी से लेके, एक इंजीनियर तक और एक डॉक्टर तक, दुनिया के जिंदगी के बहुत सारे शोबे जाते हैं। हर शोबे में लोगों की ज़रूरत है। अब उस चीज़ को कितने अच्छी तरीके से सीखा जा सकता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आज अगर आप देखें मॉडर्न दौर में, अगर कोई दर्जी था तो उसने बहुत अच्छा बुटीक बना लिया, उसको सोशल मीडिया के थ्रू मार्केट करके बहुत अच्छा अपना एक बिजनेस डेवलप कर लिया, अपना ब्रांड बना लिया। इसी तरह अगर कोई नाई था तो उसने सैलून और बहुत अपना सैलून का चेन सिस्टम बना के उसको डेवलप कर लिया, ब्रांड बना दिया। तो देखिए, कोई काम छोटा नहीं होता, काम करने का अंदाज और एक बिजनेस का सेंस होना चाहिए, तो वो आप अपने छोटे से काम को भी बहुत अच्छा और बहुत बड़ा बना सकते हैं। बिल्कुल। मुराद अली साहब, आखिरी सवाल, मेरे ख्याल से आप इससे कुछ अलग सोचते हैं, यही सोचते हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। थोड़ा सा से मुख्तलिफ है। जी बिल्कुल, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं अपना सवाल करूंगा क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत मुख्तसर से रह गया है। सवाल ये है, एक तालीम अगर मैं हासिल करता हूँ, एक तालीम मीन्स कि कोई एक डिग्री हासिल करता हूँ, आलिम बन गया मैं, या मुफ्ती साहब बन गया मैं, या मैं प्रोफेसर बन गया। प्रोफेसर साहब दीन इस्लाम के हवाले से गुफ्तगू उस तरह नहीं कर पाएंगे जैसी करनी चाहिए, उस तरह उनको तालीम नहीं मिली। और एक मुफ्ती साहब प्रोफेसर साहब की तरह की गुफ्तगू नहीं कर पाते। उस डिग्री की अहमियत, मैं कहता हूँ अहमियत की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आखिर प्रॉब्लम क्यों आती है? क्या ये कुछ ऐसा सिलसिला बन नहीं सकता कि दीनी इदारे में भी ये दुनियावी तालीम, दुनियावी इदारे में भी दीनी तालीम, कुछ मिलजुल कर अगर काम हो जाए, आसानियाँ नहीं हो जाएंगी जी? अच्छा, मैं इसमें बहुत आसानी से बता देता हूँ। हमने मैट्रिक किया, इंटर किया, यूनिवर्सिटी से पढ़ा, हमने हर लेवल की पढ़ाई के अंदर इस्लामियत पढ़ी। बिल्कुल पढ़ी है। ठीक है, वो जो इस्लामियत की किताबें थीं, सच बताऊँ वो इतनी पतली थी कि मेरा ख्याल है इतनी पतली तो कोई चीज़ भी थी ही नहीं पूरे सिलेबस में, कुछ भी नहीं था। इतना स्लिम कुछ भी नहीं था, आधे नंबर होते थे, ठीक है ना, इतना स्लिम कुछ भी नहीं था, और वाकई इस्लामियात का पेपर भी छोटा था। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट। अच्छा, मेरा क्योंकि ताल्लुक है कई सारे मदारिस से और अभी से नहीं बहुत सालों से है, तो यही इसी का अपोजिट मदारिस में जब मैंने देखा कि वहाँ मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मगर क्या पढ़ा रहे हैं मैथ्स के अंदर, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ा रहे हैं, बहुत दूर है, बहुत दूर है।
देखें, गिनती पूरी करने के लिए तो इस्लामियत भी पढ़ा दी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, और गिनती पूरी करने के लिए मुदारिस के अंदर मैथ भी पढ़ा दी। बिल्कुल, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। एप्लीकेशंस नहीं पढ़ाई। मिसाल के तौर पर स्कूल में जब हमें कोई इस्लामियत पढ़ा रहे हैं तो उसमें एप्लीकेशंस पढ़ाएं कि वो जो स्टैट्स पढ़ी है, वो जो मैथ्स पढ़ी है, उसकी एप्लीकेशन, मिसाल के तौर पर ज़कात कैलकुलेशन के अंदर और दूसरी चीज़ों के अंदर एप्लीकेशन पढ़ाए ना, वो नहीं पढ़ा रहे। मुदारिस के अंदर अगर मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर भी उसको एप्लीकेशन पे नहीं लेके जा रहे। तजुर्बे से इंसान सीखता है, जब हम तजुर्बे ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? ये एक बहुत बड़ा गैप है। बहुत खूबसूरत। इसका हल क्या है? इसका हल किसी दर्जे में कुछ मदारिस और कुछ इदारे कह सकते हैं कि उन्होंने तो कुछ किसी दर्जे में इसको लिया है, नाम लेना जरूरत नहीं, किसी दो का नाम लेंगे तीसरा रह जाएगा। तो मगर अल्हम्दुलिल्लाह किसी ना किसी दर्जे में कुछ मदारिस ने, कुछ इदारों ने ज़रूर किसी दर्जे में लिया ज़रूर है। हाइब्रिड एजुकेशनल सिस्टम कुछ बनने शुरू तो हो गए, मगर मैं आपको एक इनपुट दे दूँ। जो बात इसकी आइसोलेशन में नहीं, जो मदरसा है ना, उसको मदरसा ही रहना चाहिए। बहरहाल 9-10 साल की जो पढ़ाई है वो पूरी उसी तरह ही रहनी चाहिए, उसका शॉर्टकट कोई नहीं। हाँ, उसका शॉर्टकट कोई नहीं है। इसी तरह से जो इंजीनियरिंग है, जो 4 साल की इंजीनियरिंग है, वो वही रहनी चाहिए। उसके साथ में मुझे समझ में आ रही है, मुझे ऐड कर दें, आप इंस्टीट्यूशन ऐड करे, वो ऐड करे ना कि रिप्लेस करे। रिप्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए, वो स्टूडेंट की मर्जी से, भले इदारे की हो, स्टूडेंट्स की हो, ऑप्शनल हो, कुछ भी हो, मगर वो इजाफी हो, ऐड किया जाए, उसको रिप्लेस नहीं किया जाए, उसको छोटा करके कॉम्पैक्ट करके कोई चीज़ प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। चलिए जी, आपने अपने अंदाज में बहुत अच्छा मशवरा दिया। अल्लाह करे किसी को समझ आ जाए। हमारा मकसद है यहाँ बैठकर सवाल करना, जवाब लेना, और आगे जो हमारे सुनने वाले नाजरीन हैं उनका मकसद उसको आगे फैलाना। तो यकीनन आप इसको फैलाने की कोशिश करेंगे। ज़करिया शेख अशरफी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मुराद अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। यकीनन आप आइंदा भी तशरीफ़ लाएंगे, हमारे प्रोग्राम का आप प्रॉपर हिस्सा हैं। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की जानिब है। आप सबसे गुजारिश है, हमेशा की तरह अपना ख्याल रखिए, अपने अहलो अयाल, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, सबका ख्याल रखिए। हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।